अब की बार एएसओ और एईटीओ दोनों पार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, जो कि परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों का संकलन है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला लेके आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं सीरीज, जिसमें हम बीपीएससी, एएसओ और एईडीओ में आने वाले हर एक तरह के प्रश्न पे जो है वो चर्चा करने वाले हैं। चाहे वो प्रश्न जीके का हो, जीएस का हो, मैथ्स का हो या रीजनिंग है, कुल हम आपके लिए 50 सेट लाने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के संग्रह का प्रश्न संख्या 1 से। कि जो कर्क रेखा है यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्क रेखा की यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये गुजरती है झारखंड से, झारखंड के बाद ये गुजरेगी त्रिपुरा से और त्रिपुरा के बाद ये गुजरेगी मिजोरम से। तो ये है 8 राज्य। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, हमसे नहीं पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो ये जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड नदी परियोजना है, ये किस नदी पे है। तो ये ऑप्शन नंबर ए देखेंगे महानदी, बी देखेंगे दामोदर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गंगा नदी या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कोसी नदी। ठीक है, तो जो हीराकुंड नदी परियोजना है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये महानदी के ऊपर बना गया है। जबकि मैं दामोदर नदी की बात करूं तो इसको हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं और गंगा नदी पे जो है ये फरक्का जो है वो बांध प्रोजेक्ट जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ हीराकुंड बांध की, तो ये जो हीराकुंड है ये विश्व का सबसे लंबा नदी बांध कहा जाता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो टिहरी बांध है और ये जो टिहरी है ये भागीरथी और भील गंगा के संगम पे है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर यानी कि एरिया पर अति सघन वन है। ठीक है, यानी कि एकदम डेंस फॉरेस्ट है, बहुत सारे वन हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए कहता है 0.15, ऑप्शन नंबर बी कहता है 0.25, ऑप्शन नंबर सी कहता है 0.35 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 0.40। तो इसका जो सही आंसर है वो है 0.35। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो कैमूर जो जिला है बिहार का, ये सबसे ज्यादा वन वाला जिला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से जिसका नाम है जोग जलप्रपात, ये किस नदी का महाजलप्रपात है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो जोग जलप्रपात है ये ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे शरावती। तो ये जो जोग जलप्रपात है ये ऑप्शन नंबर डी शरावती नदी पर स्थित है। अगर मैं बात करती हूँ नर्मदा नदी की, तो इस नर्मदा नदी पे धुआंधार जो है वो जलप्रपात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछा गया हमसे, कोपेन के अनुसार, कोपेन क्या है, एक हमारे जो है वो भूगोल के बहुत बड़े विज्ञाता थे। इन्होंने क्या किया है कि जितनी तरह की जो जलवायु पाई जाती है उसको अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो हमसे ये पूछा गया है, कोपन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में, ठीक है, तो ये हमारा कर्क रेखा गुजरता है और इससे दक्षिण में यानी कि नीचे वाले हिस्से में प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत हमारा यही है, इसके बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। अब उष्णकटिबंधीय बोला है तो ज्यादा हमें नीचे नहीं जाना है, ये वाला एरिया जो है हमारा उष्णकटिबंधीय होगा।
ठीक है, तो इन्होंने कहा कि प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से पे। ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है DW, ऑप्शन नंबर बी कहता है BWK, ऑप्शन नंबर सी कहता है कैपिटल CWH और ऑप्शन नंबर डी कहता है ए और डब्ल्यू। तो इसमें से कौन सा जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से और शुष्क सर्दी मौसम को दिखाता है? तो देखिए, मोटामोटी जो कॉपन है उन्होंने भारत की जलवायु को 8 प्रकार में बांटा है, 8 प्रकार में डिवाइड किया है। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले DFC की, तो ये जो DFC है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये अरुणाचल और सिक्किम में जो है ये इस तरह की जो है वो जलवायु पाई जाती है। दूसरा प्रकार अगर मैं देखूं तो ई है, और ये जो ई है ये जहाँ पे बर्फ वाला जो एरिया होता है, यानी कि जो ध्रुवीय एरिया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, इन जगहों पे पाया जाता है। तीसरे प्रकार की अगर मैं बात करूं तो तीसरा प्रकार है वो BSHW, और ये जो है ये हमारा जो हमारा डेजर्ट एरिया है, अर्ध शुष्क एरिया है, अर्ध डेजर्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अर्ध शुष्क एरिया में पाया जाता है, जैसे कि हमारा अरावली हो गया, इसके अलावा जो हमारा रायसीना पहाड़ है, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पे पाया जाता है BSHW। अगले प्रकार की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रकार है हमारा BWHW, और ये जो है ये प्योर डेजर्ट एरिया को दिखाता है, यानी कि रेगिस्तान वाले एरिया के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। अगले प्रकार की बात करूं तो अगला प्रकार है हमारा CW, और ये उत्तरी भारत में जो इस तरह की जो जगहें हैं उसको हम लोग उत्तरी भारत में दिखाते हैं CW से। अगर मैं अगले प्रकार की बात करूं तो अगला प्रकार है हमारा AW, और जो AW है ये जो है हमारे प्रायद्वीपीय भारत, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में ये वाला जो है वो पाया जाता है। अगला प्रकार है हमारा AS, और AS जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है, जो हमारा कोरोमंडल तट वाला एरिया है जिसमें ठंड में बारिश होती होती है। ठीक है, कोरोमंडल वाले एरिया में हमारा जो है वो इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और अगला हम अंतिम प्रकार की बात करेंगे AMW, और ये जो AMW है ये कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। तो ये कोप्पन का जो है लगभग हमारा 8 प्रकार का क्लासिफिकेशन है भारत देश के अंदर। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही है? AW, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अब देखिए, कोई सा भी पूछ लेगा आपसे तो आप अब उत्तर आराम से दे पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि जो हरित क्रांति है ये भारत में हुआ था। तो अगर मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो देखिए, अगर मैं इसके पहले चरण की बात करूं तो इसका जो पहला चरण है ये 1966 से कब हुआ था? 81 में हुआ था। अगर मैं दूसरे चरण की बात करूं तो ये 1981 से लेके लगभग 1995 तक हुआ था। और अगर मैं तीसरे चरण की बात करूं तो ये 1995 के बाद जो है ये तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ पहले चरण में, तो पहले चरण में इसकी जो शुरुआत है वो हरियाणा राज्य से हुई थी। हरियाणा के अलावा पंजाब राज्य से हुआ था, और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी लिया गया था। ये पहले चरण की बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं जनक की बात कहूँ तो MS स्वामीनाथन को हम लोग भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग का नाम लिया जाता है, और ये जो हरित क्रांति शब्द है इसका प्रयोग 1968 में किया था, और जो प्रयोग करने वाले थे उनका नाम है विलियम गॉड। तो ये संपूर्ण जानकारी है हरित क्रांति के बारे में। चलते हैं अब ऑप्शंस पे। देखिए, इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया था दूसरे चरण में। तो जवाब इसका गलत है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले चरण में शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई थी क्या वो 1960 से 70 के दशक में हुई थी? बिल्कुल नहीं, इसकी शुरुआत तो 81 से 95 तक के दशक में हुई थी। इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था, तो ये भी बात जो है वो काफी हद तक सही नहीं है। अगला देखेंगे, इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो 1981 से 95 में हुई थी, यानी कि 1980 का जो डेकेड है ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? ठीक है, तो 2011 में लास्ट टाइम जो है वो जनगणना हुआ था, और अब आशा है कि 2026 में जनगणना करा लिया जाएगा।
ठीक है। तो हालांकि जनगणना जो है वो 10 साल पे होता है, लेकिन कुछ कारणवश जो है अब जनगणना 2026 में होगा। ठीक है, कोविड आ गया था हमारे भारत के अंदर। तो यहाँ पे बात करी गई है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की महिला साक्षरता दर यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो मैक्सिमम है। ऑप्शंस को देखेंगे, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है केरल, ऑप्शन नंबर सी कहता है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी कहता है हिमाचल प्रदेश। तो भारत की जो जनगणना है वो 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा कहाँ की है, केरल की है। ठीक है, महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो भी केरल है, और अगर ये पूछा जाए साक्षरता दर तो उसमें भी हम लोग केरल का ही नाम लेंगे। और महिला साक्षरता दर यहाँ पे 92.07% है। अच्छा, साक्षरता दर किसको कहते हैं? 7 वर्ष से ऊपर के वो बच्चे, वो लोग जो कि किसी भी भाषा में पढ़ने या फिर लिखने में सक्षम है, तो उसको हम लोग कहते हैं साक्षरता दर। अच्छा, भारत की जो साक्षरता है वो कितनी थी? तो भारत की साक्षरता थी 74.04%। और अगर मैं मेल की बात करती हूँ, पुरुष की बात करती हूँ, तो पुरुष की साक्षरता दर है 82.14%। और अगर मैं महिला की बात करूँ तो महिला की साक्षरता दर है 65.46%। अगर मैं बात करती हूँ बिहार की, तो बिहार की जो लिटरेसी रेट है, बिहार का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम था। और कितना कम था इसका? 61.80% जो है वो बिहार का साक्षरता दर था 2011 जनगणना के हिसाब से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी जामनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है कच्छ की खाड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या है, इसमें चलिए गणित का सवाल आ चुका है, बहुत कर लिया हमने जीएस के क्वेश्चंस, क्योंकि हमको हर तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और ऐसे ही कई सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मैं एग्जाम तक उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि इस संख्या में, ये एक संख्या है जिसमें हमको स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करना है कि वो जो संख्या है, ये संख्या वो 12 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए, संख्या है हमारा 3, एक स्टार, 7, 4, 4 और 0। तो वो नंबर जो 12 से डिवाइड होगा वो 3 और 4 से भी भाग होना चाहिए। तो 4 से कौन कौन से नंबर भाग होंगे? जिसके 2 डिजिट जो है वो 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो। तो 4 से 40 आराम से कट जाएगा। तो ये जो है हमारा सही है। बाकी बात करते हैं 3 की। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए। तो 3 देखिए कटेगा ही। यहाँ पे 7, 4, 11 और 4, 15, यानी कि इनका भी योग कटेगा। तो स्टार की जगह पे क्या आएगा? मिनिमम हमसे न्यूनतम पूछा गया है, तो न्यूनतम जो है वो 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। वो संख्या जो 3 और 4 दोनों से कट जाए वो 12 से भी कट जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% है। ठीक है, तो जो हमारा क्रय अंकित मूल्य है यानी कि एमपी और सीपी, अगर मान लीजिए एमपी हमारा 100 है तो सीपी इसका 72% यानी कि 72 होगा। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो इसका 6% छूट दिया गया है हमारे अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य 100 रुपये है, इस पे 6% का छूट दिया गया है, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 94 रुपीज। अब देखिए, कोई चीज खरीदी हमने 72 रुपए की और उसको बेच रहे हैं हम लोग उसको 94 रुपीज में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का अंतर हुआ? 22 रुपए का अंतर हुआ। बट इसको डिवाइड करेंगे 72 से, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 72 है, और गुणा करेंगे हम लोग इसको 100 से। तो ये हमारे कटेगा कितने बार में? ये हमारा कटेगा 18, 4 के पहाड़े से 18 बार में। ये हमारा कट जाएगा 25 बार में। इसके अलावा ये कट जाएगा 9 बार में, और ये कट जाएगा 2 के पहाड़े से, ये कट जाएगा हमारा 11 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 9 बार में। यानी कि 275/9, इसको हम लोग भाग करेंगे तो लगभग 30
के आसपास का आंसर जाएगा, यानी कि 30 देखिए ऑप्शन में कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चारा देखेंगे अपने स्क्रीन पे, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, बोला गया है कि इस पैटर्न को पूरा करने के लिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सुटेबल रहने वाला है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को। तो देखिए नीचे जो है एक बॉक्स बन रहा है, ठीक है, तो नीचे एक बॉक्स बनना चाहिए और इसी के साथ जो है ये त्रिभुज बनना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन को देखेंगे, ये हो सकता है हमारा जवाब। आगे देखेंगे इस ऑप्शन को, इसमें तो त्रिभुज ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये जवाब नहीं होगा। ये तो बिल्कुल भी पैटर्न मैच नहीं कर रहा है और ये भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पे है। पूछा गया है इसमें हमसे, कोरापुट जिले में पंचमतपाली भंडार, ये जो पंचमतपाली भंडार है ये किस खनिज के भंडार है, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो ये जो है आपका जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये किस चीज के लिए है, ये बॉक्साइट के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी इसका सही जवाब है और ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है। तो 1956 में जो हमारा औद्योगिक नीति आई थी उसमें से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या इसमें निजी क्षेत्र के उद्योग थे, बिल्कुल थे। राज्य के विशिष्ट स्वामित्व वाले उद्योग थे, बिल्कुल थे। अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योग और पूरक भूमिका निभाने वाले निजी क्षेत्र, बिल्कुल तीनों तरह के थे। सहकारी यानी कि जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी है ये उद्योग उस समय नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, यानी कि अरेबियन सी में इनमें से कौन सा द्वीप समूह स्थित है, यह हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी कहता है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी कहता है ग्रीनलैंड और ऑप्शन नंबर डी कहता है न्यू गिनी। तो हमारा जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है और अगर आपसे ये पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप में जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि टोटल 36 द्वीप है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 अपने स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों की एक विशेषता है, यानी कि जो हमारा डीपीएसपी है इस डीपीएसपी की क्या विशेषता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपातकाल के दौरान इसको निलंबित किया जा सकता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी है नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि लागू नहीं करवाया जा सकता और ऑप्शन नंबर डी कहता है राज्य के विरुद्ध होते हैं। तो विशेषता पूछा गया है, विशेषता क्या है कि इसको हम लोग लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के मामले में कौन सी बात गलत कही गई है। तो देखते हैं ऑप्शंस को। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, हम कौन सा धर्म अपनाएं कैसे उसका पालन करें इसका हमें फ्रीडम है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, तो ये बात गलत है, राज्य का अपना धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देता है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो ये बात भी सही है और इसका उल्लेख 25 से 28 में किया गया है, तो ये बात भी सही है। तो असत्य हमसे पूछा गया है तो गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 अपने स्क्रीन पे है। पूछा गया है इसमें से कि कौन सा जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो जबरदस्ती श्रम यानी कि मजदूरी, बेगार, बंधुआ मजदूरी और शोषण को रोकता है। ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर 20, 25, आर्टिकल 25, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल नंबर 19। तो देखिए 19 तो हमारा स्वतंत्रता से संबंधित है, 23 जो है ये हमारा शोषण से ही संबंधित है, 25 देखेंगे तो यह हमारा धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23 हमारा इसका सही जवाब है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, राज्य का समूचा प्रशासन यानी कि राज्य का जो समूचा प्रशासन है वो किसके नाम से चलाया जाता है, नाम पूछा गया है। तो देखिए नाम इसमें ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे राज्यपाल यानी कि गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे मुख्य सचिव। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है किसके नाम से चलाया जाता है, तो ये राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है और राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में, और यही आपको बता देना है कमेंट सेक्शन में कि बिहार का राज्यपाल नए कौन बनाए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 56 हमसे पूछ लिया गया है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, या फिर विधायी शक्ति से, या फिर कार्यकाल से, या फिर भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से। कौन सा आंसर सही है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि उसके पास जो है वो कार्यकारी शक्ति होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल हमसे 56 पूछा गया है, तो 56 जो है वो कार्यकाल यानी कि टेन्योर से, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही जवाब है। जबकि आर्टिकल नंबर 58 में योग्यता की बात करी गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो भारत में जो है अनुसूची जो है कुल अनुसूची 12 है, इसमें अनुसूची 6 में 4 राज्यों को शामिल किया गया है। वो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मैथ्स का एक सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में यानी कि कॉस्ट प्राइस में 50% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है, और इस अंकित मूल्य पर यानी कि मार्क्ड प्राइस पर 40% की छूट प्रदान करता है। तो हमसे पूछा गया है प्रतिशत हानि कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 100 रुपये है। अब हमसे पूछा गया है कि इसको मार्क किया गया है 50% ज़्यादा, यानी कि इसका जो मार्क प्राइस है यानी कि जो अंकित मूल्य है 100 का 50% निकालेंगे तो 50 होगा, तो 50 ज़्यादा यानी कि 150 रुपये इसको मार्क किया गया है। अब पूछा गया है हमसे कि अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्रदान करता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य है हमारा 150, और 150 का अगर हम 40% निकालते हैं तो ये हो जाएगा लगभग हमारा 60 रुपये। तो 60 रुपये कम करके इसको बेचा गया है। तो 150 का सामान था, 60 कम करके बेचा गया, यानी कि इसको सेल किया गया है 90 रुपये में। अब हमसे हानि पूछा गया है, तो बिल्कुल सही बात है, 100 का हमने खरीदा और 90 का हमने बेचा, यानी कि 10 रुपये की हमें हानि हुई। कितने पे, तो 100 रुपये पे, और इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यानी कि 10% की हानि के साथ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऐसे हम आपके लिए कई सारे प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो बीपीएससी एईडीओ का हो, एएसओ का हो, या फिर बीएसएससी के जो 12th लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एनटीपीसी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई 4, बिहार कांस्टेबल और कई सारे अन्य एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए अगर आपने प्रैक्टिस सेट ही लगा लिया सही तरीके से समझ के, क्योंकि साथ के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करके भी समझा रही हूँ, तो सिलेक्शन होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए हमसे पूछा गया है मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। तो मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √a/b। अब इसको हम देखेंगे तो इसका जो हमारा निकालने का है, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, √ab, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, इसको ले आते हैं रूट में। तो पहला है हमारे पास 11 + 5 √2, और दूसरा है हमारे पास 9 -
5√2। इसका हमें निकालना है मध्यानुपाती। तो कैसे गुणा करते हैं भाई हम इसको, देखिए कैसे करेंगे गुणा। 11 के गुणा करेंगे 9 से, तो 11 को 9 से करेंगे तो आ जाएगा 99। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55, और साथ में हमारे पास रूट का भी 2 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5√2 की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे हम इससे 9 से गुना, तो आ जाएगा हमारे पास 9 पंचे 45, और रूट में 2 आ जाएगा। और साथ के साथ अगर मैं इसको और इसको गुणा करूं, यानी कि प्लस का 5 और माइनस का 5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा माइनस। 5 5 जा 25, और √2 से √2 हमारा कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 25 इंटू 2 यानी कि 50। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल नंबर को सिंपल नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 99 में से 50 चला गया तो हमारे पास बच रहा है 49, और हमारा 55 में से 45 चल गया तो चल गया हमारे पास माइनस का 10 रूट के अंदर 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 23 अपने स्क्रीन पे है। देखिए अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स के क्वेश्चन से बोर हो रहा है तो वो थोड़ा सा इस वीडियो को आगे बढ़ा ले, थोड़ा सा स्किप करके आगे से देख ले। हर तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि आप किसी भी क्वेश्चन से पीछा नहीं छोड़ा सकते हैं, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से भी इसको समझाया है, तो कोशिश आपको समझने का करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 अपने स्क्रीन पे। 3 संख्याएं हैं जो कि 5, 7 और 9 के अनुपात में है, और इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है यानी कि एलसीएम है वो इतना दिया गया है। तो हमसे महत्तम पूछा गया है, यानी कि एचसीएफ पूछा गया है। तो नंबर है हमारे पास 5, 7 और 9। तो मान लेते हैं कि नंबर हमारे पास 5 गुणा 7 गुणा 9, और मान लेते हैं कि x है। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या है, x है। आगे देखेंगे हम इसको, इन सब का मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आएगा, यानी कि 34650 दिया गया है। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, काटते हैं। तो सबसे पहले काटेंगे इसको हम लोग 5 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 6 30, इसके अलावा आ जाएगा 99, इसके अलावा आ जाएगा 3 और 0। फिर से काटेंगे इसको हम लोग 7 के पहाड़े से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 990 बार में, और 9 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 110 बार में। तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 110 है, यानी कि जो हमारा HCF है वो हमारा 110, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 8 छात्रों का औसत वजन यानी कि जो एवरेज वेट है वो 48 किलो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमसे 8 छात्रों का औसत वजन 48 किलो है। आगे देखते हैं, यदि 44 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र, तो 4 और छात्र आ गए जिसका औसत वजन 44 किलो है, और 4 और छात्र आ गए जिसका औसत वजन 58 किलो है। तो इन सभी 16 छात्रों का हमको औसत वजन निकालना है, यानी कि सबको भाग कर देंगे हम लोग 16 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 384। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 176, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 232। सबको जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है 792/16। ठीक है, तो 16 के पहाड़े से हमारा 4 बार में जाएगा, और ये हमारा 9 बार में कटेगा, तो 49 पॉइंट आ रहा है 5। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। देखते ही देखते हमने 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में इसके पूछे जाने की जो संभावना है वो अधिक है, तो ध्यान से समझना है, कोशिश करना है। देखिए ये श्रृंखला है जिसमें हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आएगा ये हमसे पूछ लिया गया है। तो ध्यान से देखेंगे, 2 है, उसके बाद हमारे पास 9 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 149 है, ये हमसे पूछा गया है, और लास्ट में हमारा 2 3 8 और 9 है। तो 2 के पहाड़े में 4 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया। यहाँ भी 9 के पहाड़े में हमने क्या किया, 4 से गुणा किया और 1 हमने यहाँ पे जोड़ दिया। फिर इस तरीके से हमारा पैटर्न बनता चला गया। फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 9 को 4 से गुणा करो, 9 चौक 36, और 36 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 37। तो इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन सही है जिसके
इकाई के अंक पे 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 597 इसकी जगह पे आएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 अपने स्क्रीन पे है। यहाँ पे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे एरो को। एरो पहले नीचे था, उसके बाद यहाँ आ चुका है, ठीक है, इस पार्ट में। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, उसके बाद अगले पार्ट में यहाँ जा चुका है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट जो है वो ऊपर जाना चाहिए, यानी कि यहाँ होना चाहिए। और ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन प्रतीत होता हुआ दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ठीक है। और ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। गुणा का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। और डिवाइड का मतलब है ए बी का भाई है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमसे पूछा गया है। चलिए पहले इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे बोला गया है सी प्लस एम, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या है, ए बी का बेटा है, यानी कि सी जो है वो एम का बेटा है। तो एम को ऊपर रखते हैं और सी इसका बेटा है, तो बेटे को हम लोग ऐसे स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी कि जो एम है वो पत्नी है एस की। तो एम को क्योंकि महिला है तो इसको हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। और इसकी शादी हुई है किससे, एस से, ये इसका पति है, तो इसको फिर हमने इसको ऐसे स्क्वायर से डिनोट किया। आगे देखते हैं। एस गुणा के, अब गुणा का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि जो एस है वो पिता है के का। तो के को नीचे लाएंगे, के अगले जनरेशन का बच्चा है, तो इसको हमने इसको यहाँ पे रखा। अब फिर माइनस का मतलब क्या है कि के जो है वो पत्नी है पी की, तो के को महिला बनाते हैं। और ये इसकी शादी किससे हुई है, पी से हुई है, ठीक है। और डिवाइड का मतलब क्या है, जो ए है वो बी का भाई है, यानी कि जो पी है इसका भाई कौन है, पी है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है के एम की पुत्री है। जो के है ये पुत्री है एम की, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर एस की पुत्री है तो एम के भी पुत्री होगी, तो ये हमारा सही है। के एम की भतीजी है, जो के है वो एम की भतीजी है। क्या ये जवाब सही है, बिल्कुल नहीं, एम की तो ये बेटी है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमसे असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 अपने स्क्रीन पे। नितिन अपने घर से निकलता है और 45 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। तो नितिन घर से निकला और 45 मीटर ये पूर्व की ओर चला गया, ठीक है। अब देखिए फिर वो बाएं मुड़ता है और 48 किलोमीटर चलता है। तो बाएं हमने इसको मुड़ा दिया और अब ये 48 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर से वो कहाँ मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, तो बाएं इधर मुड़ेंगे, कितना चलेगा वो 27 किलोमीटर। और अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर चल लेता है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि वह उस खंभे से कितना दूर है जो उसके घर से 7 मीटर दक्षिण में है। तो इसका घर यहाँ था, दक्षिण करेंगे यानी कि नीचे आएगा 7 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए कंप्लीट जो इसकी लंबाई थी वो कितनी थी, ये 55 है। और 55 में से हमारा 7 और नीचे चला गया, और यहाँ तक जो है कितना है इसकी लेंथ है, इसकी 48 है। तो ये जो है हमारा कितना बच जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर बचेगा वो क्या बचने वाला है, 18 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। इन पे अगर प्लस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है प्लस, गुणा का मतलब है माइनस और डिवाइड का मतलब है गुणा, तो इस समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 49, अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का 64 लिख देते हैं। प्लस का मतलब है डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से। और गुणा का मतलब है माइनस करना, यानी कि माइनस करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको 14 से। तो यह आ जाएगा हमारे पास 49। सबसे पहले भाग करेंगे, तो हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास 32,
ठीक है। और इसको माइनस करेंगे हम लोग 14 से, इनको जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 8। 81 में से हम लोग 14 घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे 7 में से 1 चला गया तो ये हमारे पास बच रहा है 6, यानी कि 67। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, इसको ठीक कर लेते हैं, 67 इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो कौन कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे दर्पण है, ठीक है। इसको अगर हम इस तरीके से देखेंगे, उल्टा करके देखेंगे, तो ये एक्चुअल में कैसे दिखाई देगा। ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन ए ये बिल्कुल सीधा बन रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ये बिल्कुल हमारे पास जो है टेढ़ा बन गया है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत होगा। जो भी बनेगा वो इधर के तरफ बनेगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग बी को देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे कोने पे बन रहा है, और यहाँ पे भी कोने पे बन रहा है और हल्का सा झुकाव है, तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो ये बिल्कुल नीचे आ चुका है, यहीं पे टच कर रहा है, जबकि ये वाला जो है बिल्कुल कोने को टच कर रहा है। तो ये कौन सा दिख रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक जिसका नाम है नारायण गुरु, उन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। हमसे पूछा गया है कि इनका जन्म किस राज्य में हुआ है। तो देखिए नारायण गुरु जिन्होंने क्या किया था, एझावा जाति से आते थे और इन्होंने क्या किया था, जाति विरोधी जो है वो आंदोलन भी किया था। ये आते हैं भारत के दक्षिण राज्य केरल से। चलते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 का वो साल है, ठीक है। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है 5 मार्च 1931, जिसमें कि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है वो समझौता हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, तो बिल्कुल ठीक बात है, और इन्हीं को हम लोग गौतम के नाम से भी जानते हैं, और इनका जो जन्म है वो लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसको शाक्य गण से जाना जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था। तो देखिए दीन पनाह, सीरी, अकबराबाद या फिर मोहम्मदाबाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है दीन पनाह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो ए इसका सही जवाब है। 1533 में हुमायूं जो कि मुगल का दूसरे नंबर का जो था वो बादशाह था, इसने जो है वो निर्माण कराया। 1530 में इसने जो है वो गद्दी ली थी, ठीक है। 1526 से लेके 1530 तक बाबर था जिसने 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद 30 में जो है वो हुमायूं आया, और इसी ने 1533 में दीन पनाह नाम का जो है वो शहर का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। विधवा पुनर्विवाह संघ जो कि 1861 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके संस्थापक कौन है ये हमसे पूछ लिया गया है। तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं MG रनाडे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे। डी इसका सही आंसर है। और अगर मैं विधवा पुनर्विवाह कानून की बात करूं तो 1856 में ये कानून पास हुआ था, और ये जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से विधवा पुनर्विवाह कानून को पास किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त की बात थी, ठीक है। 8 अगस्त 1942 का साल था। बम्बई के अंदर वो सेशन हुआ था, और अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो उसके चेयरमैन थे। अबुल कलाम जो थे वो इसके लीडर थे, ठीक है। मुंबई सेशन जो कि 1942 में हुआ था INC का, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, और ये ग्वालियर टैंक बम्बई से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 हमसे पूछा गया है। राजा राम मोहन राय की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये किस भाषा में लिखी गई है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो इनकी जो भाषा है वो है
फारसी भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इनके हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बुक को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है संवाद कौमुदी, और जो संवाद कौमुदी है ये 1821 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस भी इनकी एक प्रसिद्ध किताब है। मिरात उल अखबार भी इनका एक फेमस किताब है, और इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था। ठीक है, 1825 में इन्होंने जो क्या किया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी 1825 में, और 1815 में इन्होंने जो है वो आत्मीय सभा का निर्माण किया था। आत्मीय सभा जो है वो इन्होंने स्थापित किया था कोलकाता के अंदर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे 38 की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है? मतलब इसका क्या है कि एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार उसको सजा नहीं मिल सकती है। ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है अनुच्छेद 21 का 2, बी कहता है 22 का 2, सी कहता है 20 का 2, और डी कहता है 19 का 1। तो देखिए ये जो 19 है हमारा आर्टिकल, ये तो स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये तो गलत हो गया। 21 हमारा राइट टू प्राइवेसी है, यानी कि निजता का अधिकार, तो ये भी गलत है। 22 में हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा अरेस्ट करने का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 20 के बी में हम लोग इस डबल जेपार्डी यानी कि दोहरे दंड की चर्चा की गई है, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से पहली महिला जिसने ग्रेजुएट हुई थी वहां से, वो है कादम्बिनी गांगुली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सरोजिनी नायडू ये भारत की पहली चीफ मिनिस्टर महिला है। एनी बेसेंट पहली महिला है जिन्होंने कांग्रेस के आईएनसी सेशन में भाग लिया, और राजकुमारी अमृत कौर जो है ये मंत्रालय में आने वाली पहली महिला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कम हमसे पूछा है कि रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर HUSTLE को ऐसे लिखा जाता है, ब्राइट को इस कोड में लिखा जाता है, तो हम लोग टनल को किस कोड में लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए HUSTLE इसको लिखा गया है SFHEO और T से। तो देखिए H को इस तरीके से लिखा, S को इस तरीके से लिखा, और U और F ये क्या है, ये लास्ट से छठे स्थान पे आता है, और ये शुरू से छठे स्थान आता है अल्फाबेट में। ऐसे ही T को लास्ट में रख दिया, E को लास्ट में, L को देखेंगे तो शुरुआत से ये 12 नंबर पे आता है, और ये जो O है ये अंत से 12 नंबर पे आता है। तो इस तरीके से इसको कोड करके लिखा गया है। ऐसे ही ब्राइट को लिखा गया है। तो हमसे टनल का पूछा गया है, तो टनल को हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने इसका लिख लिया, N को हम लोग यहाँ लिखेंगे, L को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और अंत में E आता है हम लोग शुरुआत से 5वें अंक पे, और लास्ट से 5वें पे क्या आता है, B आता है। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, ये हमारा बिल्कुल गलत है। LVN देखना है हमको, ये भी गलत है, ये भी गलत है। LVN यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऐसे ही इसको अगर हम देखेंगे तो N को यहाँ ले आएंगे, T को यहाँ ले आएंगे, और U जो है अंत से छठे स्थान पे है, तो छठे स्थान में शुरुआत में क्या आता है, F आता है, यानी कि NFTLVN इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अगर माइटी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लवली को इस तरीके से लिखते हैं, तो जर्मन को कैसे कोड करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको देखिए ध्यान से देखते हैं, MIGHTY इसको हम लोग कैसे कोड कर रहे हैं, N, ये हमारा K, ये हमारा J, ये Y, ये T और ये H। तो देखिए इसको तो ऐसे ही लिख दिया गया है, बस उल्टा फेर कर दिया। ऐसे ही जर्मन का हमसे पूछा गया है, तो जर्मन को हम लोग कैसे लिखेंगे, N को यहाँ ले आएंगे, A तो बिल्कुल यहीं पे रहेगा, और M को इधर ले आएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग के 3 अक्षरों की, तो ध्यान से देखेंगे इसको, M के बाद क्या आया है, N, तो यहाँ पे G के बाद क्या आएगा, H। ठीक है, तो H से शुरू होगा।
आई के बाद दो कदम के बाद, दो के बाद क्या आया है, के, आई जे के, यानी कि दो जोड़ा गया है। तो ई में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ और जी, यानी कि एच जी। तो एच जी वाला कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, एन ए एम और एच जी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारे पास, एन ए एम, तो ये भी गलत हो गया। एन ए एम और एच जी यू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में अगर हम लोग मैन को एक लिखते हैं, पियर्ल को दो लिखते हैं और टीचर को कैसे कोड करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको देखेंगे ध्यान से, ये देखिए, मैन में एक हमारा वॉवल है यानी कि एक स्वर है, पियर्ल में हमारे पास ई और ए, दो वॉवल यानी कि दो स्वर है। तो टीचर में कितने हैं ये हमसे पूछा गया है, तो टीचर में ई, ए और ई, यानी कि कुल 3 स्वर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 अपने स्क्रीन पे है। हमसे पूछा गया है कि इसमें से गलत कौन सा है। ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच 13 का गैप है, इसके बीच 26 का गैप है, तो 13 का पहाड़े का पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे 39 का गैप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 37 का गैप आ रहा है। तो ये हमारा जो है वो गलत है। इसकी जगह पे क्या आएगा हमारा 39, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 669 जो है ये गलत है। इसकी जगह पे 667 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 अपने स्क्रीन पे है। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों की डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया। ऑप्शंस को देखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली, डलहौजी, मैकाले या फिर हेस्टिंग्स। तो 1854 में हमारे पास क्या आया था, वुड्स डिस्पैच आया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से कहते हैं। इसी के आधार पे जो है वो भारत में शिक्षाओं की जो है वो प्रणाली को शुरुआत की गई थी। तो लॉर्ड मैकाले इसका जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 अपने स्क्रीन पे है, जिसमें हमसे कहा गया है मोनिका जो है एक टाइपिंग का काम, मोनिका है वो टाइपिंग का काम 6 घंटे में करती है, अनीता इस काम को 8 घंटे में करती है और मंजू इस काम को 5 घंटे में करती है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो एक साथ काम करने में उनको कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 120, 6 के पहाड़े से कितनी बार में जाएगा इसका एलसीएम, तो यह हमारा जाएगा 20 बार में, 8 के पहाड़े से ये जाएगा 15 बार में और 5 के पहाड़े से 24 बार में, यानी कि कुल काम 120 है, जिसमें ये तीनों मिलके कितने टाइम में करें, इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि टोटल हमारा 59 बन रहा है। और इसको अगर हमें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो यह आ जाएगा 2 सही 2/59, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 अपने स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हमसे पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शंस को देखेंगे, 9 9 1 9, तो ये जो अंक है ये हमारा 97 से भाग हो रहा है, तो ये तो गलत है। अगला देखेंगे हम लोग 73, तो ये जो है ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ये भी हमारा एक अभाज्य संख्या ही है। और ऑप्शन नंबर अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये जो नंबर है ये हमारा 67 से डिवाइड होगा, तो ये दोनों ही अभाज्य संख्या है। अब इसमें हमने सबसे बड़ा पूछा गया है, तो बड़ा कौन सा है, 73, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। वहीं अगर हमसे ये पूछा कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि अभाज्य है, तो वो हो जाएगा 1009। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। बोला गया है कि यदि एक आयत की लंबाई 15% बढ़ा दिया जाता है, तो मान लेते हैं पहले 100 है और अब 115 हो गया, और इसकी जो चौड़ाई है वो 12% बढ़ गई है, तो इसको भी मान लेते हैं 100 और बाद में 112 बढ़ गई है, तो टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए पहले इसको छोटा कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं। 5 के टेबल से इसको काटेंगे तो 5 की टेबल से जाएगा ये 20 बार में, और 5 की टेबल से 5 दूनी 10 और ये जाएगा 23 बार में। ठीक है, फिर इसको हम 4 के पहाड़े से काटेंगे तो 5 बार में, और यहाँ काटेंगे 4 के पहाड़े से तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32,
ठीक है। फिर 4 के टेबल से ये कटेगा 25 बार में और 4 के टेबल से ये कटेगा 27 बार में। अब गुणा करते हैं, 25 पंचे 125 और यहाँ पे 7 दिया 21 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 161। तो कितने का अंतर है हमारे पास? 36 का अंतर है। कितने पे? 125 पे। और इसको करेंगे हम लोग 100 से गुना। 25 की टेबल से 4 बार में, 25 की टेबल से 5 बार में, यानी कि 36 गुणा 4 144 और इसको 5 से भाग करेंगे तो ये लगभग हमारा 28 के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है पुतली, ऑप्शन नंबर बी कहता है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी कहता है श्वेत पटल या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आंख के लेंस। तो देखिए जो प्रकाश की मात्रा है वो कंट्रोल किया जाता है परितारिका के द्वारा, यानी कि आइरिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमसे पूछा गया है कि जैसे वेल संबंधित है स्तनपाई से वैसे ही मगरमच्छ किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए जैसे वेल संबंधित है स्तनपाई से, वैसे ही जो मगरमच्छ है वो सरीसृप कैटेगरी में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है। और आज के अंतिम क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे स्क्रीन पे। मीर कासिम का नाम किस युद्ध से संबंधित है? खिड़की का युद्ध? बिल्कुल नहीं। लाहौर का युद्ध? बिल्कुल नहीं। बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध? तो बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये 22 अक्टूबर कब हुआ था हमारे पास? 1764 में, जिसमें हेक्टर मुनरो के साथ मीर कासिम थे। ठीक है। तो इसी में मीर कासिम और हेक्टर मुनरो की जो है वो लड़ाई हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, मुनरो की विजय हुई थी और मीर कासिम हार गया था। जबकि प्लासी के युद्ध की बात करें तो 1757 में सिराज दौला के साथ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के साथ हुआ था, जिसमें मीर कासिम की हार हुई थी। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। आशा है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही क्लास कंटिन्यू रहे तो वीडियो को और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आपके लिए जो है वो आगे भी सीरीज आती रहेंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।